Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. I hope you all will be fine at homes. Students, today our topic is मोलर वॉल्यूम. आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मोलर वॉल्यूम. अब तक हम लोगों ने मोलर मैस डिस्कस किया है. आपको पता है मोलर मैस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के हमने कैसे कैलकुलेट करना सीखा, वो सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है. अब हम लोगों ने मोलर वॉल्यूम डिस्कस करना है. मतलब कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो उसका आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो वो मोल्स की फॉर्म में किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाएगा. जब हम लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स की बात की थी तो उसके लिए हम लोग एवोगैड्रो नंबर को स्पेसिफाई कर देते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास तो उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं. या अगर हम एलिमेंट की डिस्कशन करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स एक स्पेसिफिक नंबर के बराबर थे और वो था एवोगैड्रो नंबर. इसी तरह अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हम मोलर वॉल्यूम को एक स्पेसिफिक नंबर से डिस्कस करते हैं, उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं. तो उसकी डिटेल हम अब डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन, इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं. 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी गैस की स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब एंड दिस वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम. अगर आपके पास कोई गैस है और उस गैस के 1 मोल्स मौजूद हैं तो उस मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा और 22.414 डेसीमीटर क्यूब को हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं. इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन द गैस इज़ आइडियल. ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए होगा. नॉन आइडियल गैस कभी भी 22.414 वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगी, या तो उससे ज़्यादा करेगी या उससे कम करेगी. जबकि जो आइडियल गैस है वो हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. With the help of this information, we can convert the mass of gas at standard temperature and pressure into the volume and vice versa. अगर हम इस इंफॉर्मेशन से, अगर आपके पास वो गैस ग्राम्स के अंदर है या वो गैस आपके पास मास की फॉर्म में है तो आप उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंपली उसको 22.414 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा. और इसी तरह आपके पास वॉल्यूम है तो आप उसको ग्राम्स में चेंज कर सकते हैं या मास में चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो हमेशा उसके अंदर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे 6.02 इंटू 10⁻23. और वो कितनी जगह घेरेगी, 22.414 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस जो है वो जगह घेरेगी. या फिर उसका वॉल्यूम जो है 22.414 होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर. सिमिलरली 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ मीथेन. और इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल मौजूद होंगे मीथेन के. और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये 1 मोल है गैस का, तो 1 मोल पे ये कितना वॉल्यूम लेगी, 22.414 डेसीमीटर क्यूब लेगी. ओके. It is very interesting to know from the above data that 22.414 decimeter cube of each gas has different mass but the same number of molecules. The reason is don't affect the volumes. Normally it is known that in the gaseous state the distance between the molecules is 3000 times than their in diameter. ठीक है. अब वो ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंट गैसेस हमने ली हैं. जैसे हमने जब एवोगैड्रो नंबर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का 18 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम है. दोनों के नंबर ऑफ़ ग्राम्स डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों किसके बराबर होते हैं, 1 मोल के बराबर होते हैं. तो इसलिए दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं. सेम वही बात वो कर रहे हैं कि डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट होते हैं मासेस, एटॉमिक मैसेस डिफरेंट होते हैं. लेकिन अगर हम उसके वॉल्यूम की बात करते हैं 1 मोल के हिसाब से तो वॉल्यूम सबका सेम होता है. इसके बाद वो ये बात कर रहे हैं कि गैस फॉर्म के अंदर ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो उन मॉलिक्यूल के डायामीटर के 300 टाइम्स होता है. ठीक है. यानी कि एक मॉलिक्यूल का डायामीटर फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है तो उसका गैस फॉर्म के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फासला उस 2 सेंटीमीटर का 3000 टाइम्स ज़्यादा होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज़ देयर एग्जाम्पल. आगे एक एग्जाम्पल दी गई है. वेल नॉन आइडियल गैस इज़ इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर. आपके पास एक आइडियल गैस है, उसको कंटेनर के अंदर बंद कर दिया गया है. हैविंग अ वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. इट्स मास कम्स आउट टू बी
0.72 ग्राम्स, उसका मास 0.72 ग्राम्स आता है। व्हाट इज़ द मोलर मैस ऑफ गैस, आपने इसका मोलर मैस फाइंड आउट करना है। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम, हम गिवन वॉल्यूम से उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। 22.414 डेसीमीटर क्यूब और 22.414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 1 मोल। आपको पता है कि 22.414 हमेशा 1 मोल के बराबर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस अगर हम लोगों ने 1 के अंदर निकालना है तो हम 1 को 22.414 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर हम लोगों ने 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर निकालना है तो फिर हम इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0223 मोल्स। ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए गए हैं और आपको इसका मोलर मैस भी दे दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका एक मिनट रुके, हमने इसका मोलर मैस फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने इसका मोलर मैस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, मोलर मैस ऑफ गैस इज इक्वल टू, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। मैस आपको उन्होंने दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिए, मोलर मैस आपने फाइंड आउट करना है। मोलर मैस बटे में है, तकसीम हो रहा है और तो बराबर की दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बराबर की इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास मैस ऑफ गैस 0.72 है और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने आए, 0.023 मोल्स आए। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 32 ग्राम्स पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मैस निकलता है। इस तरीके से हम किसी गैस का मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद 2 एग्जांपल्स हैं, वो आपने खुद से सॉल्व करनी है, नहीं समझ आएगी तो आपने मुझसे पूछनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टीशियोमीट्री। बच्चों हम लोग ने अब तक जो चीज़ें पढ़ी, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पढ़ लिया, एवोगैड्रो नंबर पढ़ लिया, हमने मॉलिक्यूलर मैस पढ़ लिया, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ लिया। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इतने नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर इतने मोल्स बनेंगे, जो रिएक्टेंट है उसके अंदर इतने मोल्स ने रिएक्ट किया। इस तरीके से हम लोग इस सारी इन्फॉर्मेशन को बता सकते हैं। लेकिन स्टीशियोमीट्री एक मेथड है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लिख देते हैं, आपको पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एरो लगाया जाता है और एरो की एक साइड पर रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरी साइड पर प्रोडक्ट्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पर बैलेंस किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टीशियोमीट्री के थ्रू शो करवाया जाता है, ठीक है। जब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशंस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ उसकी हदें हैं, उन हदों पर जाकर वो ख़त्म हो जाता है, मज़ीद डिटेल नहीं बताता, यानी कि वो महदूद है। केमिकल इक्वेशन हैव सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल, दे डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो जब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उससे सिर्फ हमें ये पता चलता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, ये नहीं पता चलता कि वो सॉलिड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, ना ही ये पता चलता है कि हमने उसको कितना टेम्परेचर दिया, उसका टेम्परेचर कितना था, उसका ह्यूमिडिटी कितनी थी, तो किस कंडीशंस के अंदर ये जो है रिएक्शन करवाया गया है, वो हमें इक्वेशन से नहीं पता चलता। केमिकल इक्वेशन कैन इवन बी रिटन टू डिस्क्राइब अ केमिकल चेंज दैट डज नॉट ऑकर। केमिकल इक्वेशन हम लोग उस चेंज के बारे में भी लिख सकते हैं जो कि होती ही नहीं है, मतलब अज्यूम करने के लिए हम लिख सकते हैं। सो व्हेन स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड वी हैव टू अज्यूम द फॉलोइंग कंडीशंस। जब स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता है तो फॉलोइंग चीज़ों को अपने माइंड में रखा जाता है। ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। पहली बात तो ये कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, नो साइड रिएक्शन होकर, और उसके अलावा कोई भी साइड रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता। The following types of relationship can be studied with the help of balanced chemical equation। balanced chemical equation से following type of relationship हम पढ़ सकते हैं। पहला रिलेशनशिप है मास मास रिलेशनशिप, यानी कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं।
If we given the mass of one substance, we can calculate the mass of other substance involved with the chemical reaction. अगर chemical reaction के अंदर किसी एक substance का mass दिया हुआ है तो हम उसे दूसरे substance का mass भी निकाल सकते हैं. उसके बाद है mass mole relationship. If we are given the mass of one substance, we can calculate the moles of the other substance. अगर हमारे पास एक चीज़ के मास मौजूद है तो हम उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं मास मोल रिलेशनशिप पे. उसके बाद है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. इफ़ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस, वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द अदर सब्सटेंस. तो फिर हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. और इस तरह अगर वॉल्यूम दिया होगा तो हम उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली मोल मोल कैलकुलेशन कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड. इसी तरह मोल मोल कैलकुलेशन भी की जाती हैं, जिसमें अगर हमारे पास एक सब्सटेंस के मोल्स मौजूद होंगे तो फिर हम दूसरे सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इस तरीके से स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन हमारी हेल्प करती है टू स्टडी द केमिकल रिएक्शंस. हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को पढ़ सकते हैं. हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास अगर एक सब्सटेंस का इतना मास है तो दूसरे सब्सटेंस का मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक के नंबर ऑफ मोल्स हैं तो हम दूसरे का मास फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक का मास मौजूद है तो हम दूसरे का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. इस तरह डिफरेंट रिलेशनशिप से हम उनका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे. अल्लाह हाफिज़.